Welcome to the lecture number 6 where we'll discuss about the relative atomic mass, the gram atomic mass, the average atomic mass, the formula mass and different type of masses exist in our chemistry subject. नमस्कार, मेरा नाम है जनार्दन दीक्षित। आज आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 6 जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरीके के मासेस हमको पढ़ने हैं। मासेस और वेट, क्या इनको दोनों चीजें बोल सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक वेट, क्या दोनों चीजें सेम है? क्या होता है एएमयू, क्या होता है 1 एएमयू की यूनिट, क्या होती है 1 एमयू की वैल्यू, क्या एएमयू खुद ही एक यूनिट है, क्या होता है यूनिफाइड मास। आज इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक चीजें हैं लेकिन आपको आनी चाहिए एक बड़े लेवल पे जाने के लिए। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था वो था मोल कॉन्सेप्ट। पहले इस क्लास के पहले जो क्लास लगी थी उसमें लेक्चर नंबर 5 में हमने मोल कॉन्सेप्ट का बेस पूरा तैयार कर लिया है। यहाँ तक कि हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को भी पूरा बेस तैयार कर लिया था। आज हम उसका फॉर्मूला लिख के उसके आगे की बातें हम शुरू करेंगे। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि पुराना लेक्चर जरूर देख के आइएगा। ये लॉन्ग वीडियो है और ये लॉन्ग वीडियो ही आएगी। यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई जा रही है। यहाँ पे पूरा कोर्स सिलेबस एक बार में खत्म कराया जा रहा है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको 2 दिन में आईआईटी क्रॉस करवा देंगी। 2 दिन में आपको 99 परसेंटेज दिलवा देंगी। 24 घंटे कैसे प्रिपेयर करें बता देंगी आपको। ये वो वीडियो नहीं है। तो अगर आपको इस वीडियो पे रुकना है तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन और खोल लीजिए अपना दिमाग, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ करने जा रहे हैं जो कि कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करेंगे और आप भी हमारे साथ मेहनत करेंगे तो बात बन जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग तो आप डाल ही चुके होंगे। आज का चैप्टर तो हमारा कई दिनों से चल रहा है, सम बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। लेक्चर कौन सा है आज? आज है लेक्चर नंबर 6। आज है लेक्चर नंबर 6 और उम्मीद है कि आप लोग लगे होंगे। पिछली क्लास का जो डीपीपी था वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं दिया हूँ क्योंकि पिछली क्लास में कुछ ज़्यादा देने लायक नहीं था। लेकिन आज की क्लास के बाद डीपीपी ज़रूर आएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जितने भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, एक बार ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दें मेरे इस नंबर पे मैसेज करके। सब कुछ यहाँ पे फ्री है, किसी भी चीज़ का पैसा नहीं है। आपको लगे तो आप बाद में पढ़ के, इस कोर्स को पढ़ के, जब आपको लगे कि हाँ भाई हमने सिलेबस पढ़ लिया, सर ने पूरा पढ़ा दिया, आपको कुछ लगे तो आप दीजिएगा, नहीं तो आपके लिए ही है ये। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक, शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक जो कि हमारा था रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास और इसी के साथ हम लोग पढ़ लेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी। क्या पढ़ लेंगे? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी हम इसी के साथ पढ़ लेंगे। सर क्या होता था रिलेटिव एटॉमिक मास? मैंने आपको पिछली क्लास में रिलेटिव मास क्या होता था ये बता दिया था। रिलेटिव मास होता था किसी भी चीज का मास निकालना या फिर किसी भी एक चीज का मास कंपेयर करना विद अदर और उसका रेशियो निकालना। और रेशियो कभी भी आपका यूनिट वाला नहीं होता। मैंने आपसे कहा था ए बी सी नाम के 3 बच्चे लिए थे। मैंने कहा था ए बच्चा बी बच्चे से कितना भारी या फिर सी बच्चा बी बच्चे से कितना हल्का। इस चीज का रेशियो निकाला था हमने और उसको बोला था कि वो ए विद रिस्पेक्ट टू बी या फिर सी विद रिस्पेक्ट टू बी उनका रिलेटिव मास है। तो वैसे ही किसी एटम के लिए जब हम रिलेटिव मास निकालने जाते हैं तो उस रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग फॉर्मूला देते हैं एक्चुअल मास ऑफ एटम। एक्चुअल मास ऑफ एटम और अपॉन में स्टैंडर्ड वैल्यू, क्योंकि किसी ना किसी चीज को तुमको स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। जैसे पिछले वाले केस में हमने बी बच्चे को माना था, या फिर आप सब्जी वब्जी लेने जाते हैं तो आप उस लोहे के बाट को मानते हो, उस लोहे के बाट को उस स्टैंडर्ड मानते हो और लौकी तुरई आलू भिंडी सब कुछ उसके हिसाब से खरीद के लाते हो। यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी? यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने कही थी कि कई लोगों ने हाइड्रोजन को लेने की सोची, हाइड्रोजन का आइसोटोप, कई लोगों ने ऑक्सीजन के आइसोटोप को लेने की सोची और कई लोगों ने कार्बन के आइसोटोप को लेने की सोची। ये दोनों ही तरीके फेल हो गए थे, केवल ये तरीका काम किया। ऐसा नहीं था कि इनसे आंसर निकल के नहीं आए, निकल के आए, लेकिन इनमें क्या दिक्कत है अभी आपको बताता हूँ। और कार्बन को क्यों चूज किया गया इसको भी बताता हूँ। तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपकी एग्जैक्ट स्टैंडर्ड वैल्यू जो डिफाइन की गई थी वो क्या थी बताता हूँ। स्टैंडर्ड वैल्यू थी आपकी 1/12 ऑफ
कार्बन 12 आइसोटोप का मास, आइसोटोप एटम का मास। कार्बन 12 आइसोटोप याद है, कार्बन जिसमें 12 मास हो और 6 उसका एटॉमिक नंबर हो, ये है कार्बन 12 आइसोटोप, ये है कार्बन 12 आइसोटोप। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, अगर इसका भी मैं 1/12 ले लूं, कितना ले लूं 1/12, तो वो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू चली जाएगी। क्या चली जाएगी, स्टैंडर्ड वैल्यू। यही क्यों लिया है, ऐसा ही क्यों किया है, अभी आपको बताते हैं, अभी आपको बताते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहली बात हमको एक कार्बन आइसोटोप का मास पता होना चाहिए। 1 कार्बन एटम जो 12 वाला है आइसोटोप जो है, इसका मास कितना होता है ये हमको पता होना चाहिए। ये होता है 1.99 10 की पावर -24 ग्राम, -24 ग्राम। आप इसको याद कर सकते हैं। याद तो आपको बहुत सारी चीजें रखनी पड़ेंगी, ये कुछ बेसिक नॉलेज है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1.6 10 की पावर -19 क्यूलम। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1.6 10 की पावर -19 क्यूलम। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये तो चार्ज है आपका, और इधर लिखते हैं मास। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 की पावर -31 केजी। प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 10 की पावर -27 केजी। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6746, हल्का सा बड़ा होता है, -27 केजी। तो ये वैल्यूज हैं, तो ये वैल्यूज हैं जो आपको याद करनी है, एक बार नोट करिएगा फिर आगे बढ़े। अच्छा, इसमें एक चीज, इसमें थोड़ा सा ये इसको चेंज करिएगा, -23 है, इसको याद रखिएगा, -23 ग्राम, ठीक है, -23 ग्राम। आइए तो एक बार स्टैंडर्ड वैल्यू को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखें क्या आती है। 1/12 इंटू 1.99 10 की पावर -23 ग्राम, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर ये 12 और 1.99 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी आप लोग देखिएगा, मुझको तो याद है, मैं तो याद करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। ये आती है लगभग 1.66 और 10 की पावर -24 ग्राम। सर बार बार हम जो वैल्यूज लिखेंगे वो बार बार अपने साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखेंगे, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं था जब इसको डिवाइड किया था। आपको दिख रहा है कि ऊपर 2 है, नीचे 6, नीचे 12 है, तो छोटी वैल्यू जाएगी 0.00 कुछ करके, पॉइंट करके कुछ जाएगा आंसर, तो उसको हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया है, अपनी पावर भी कम ज्यादा की है, ये आपको मैंने पहले ही सिखा चुका हूँ साइंटिफिक नोटेशन में। ये है वैल्यू हमारी। अगर इसको मैं केजी में लिखना चाहूँ तो 1.66 10 की पावर -27 केजी लिख देंगे, क्योंकि हमको पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 केजी होता है। तो ये चीज आप नोट करिएगा, और इसके आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं आपको कि स्टैंडर्ड वैल्यू को यही क्यों चुना गया है और कोई स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी क्यों नहीं आई। रीजन क्या है इसका, इसको चुनने का रीजन क्या है, इसको चुनने का रीजन ये है, पहला रीजन काफी अच्छा और बड़ा रीजन, कि इससे जो रिजल्ट आए हैं, इस स्टैंडर्ड वैल्यू को रख के जो रिजल्ट आए हैं, किस चीज के रिलेटिव एटॉमिक मास के जो रिजल्ट आए हैं वो होल नंबर में आए हैं। वो किस नंबर में आए हैं, होल नंबर में आए हैं। और होल नंबर का मतलब समझते बेटा, होल नंबर का मतलब यह है कि उसमें डेसिमल नहीं है, उसमें फ्रैक्शन नहीं है। कुछ कुछ होते हैं, जैसे क्लोरीन का होता है, कॉपर का होता है 63.5 35.5, तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास होते भी नहीं, उनको आगे चल के मैं बताऊंगा, वो एवरेज एटॉमिक मास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास के ज्यादातर जो रिजल्ट आए वो होल नंबर में आए, जो कि इजी थे अपने कैलकुलेट करने के लिए और लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए भी इजी था। और दूसरा रीजन था कार्बन 12 आइसोटोप का अबंडेंस। कार्बन 12 आइसोटोप का अबंडेंस।
ये क्या मतलब है सर? ये क्या मतलब है? कार्बन 12 आइसोटोप हमारे नेचर में पाया बहुत ज्यादा जाता है। पेड़ में, मट्टी में, हम में, तुम में, पेड़, जानवरों में, हर चीज में कार्बन 12 आइसोटोप ही एग्जिस्ट कर रहा है बेटा। कार्बन 12 आइसोटोप ही एग्जिस्ट कर रहा है। 99% इसकी अबंडेंस है। कितनी परसेंटेज इसकी अबंडेंस है? 99%। 99 पॉइंट कुछ 9% करके कुछ इसकी अबंडेंस है हमारे नेचर में। तो इतना ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से उसको स्टैंडर्ड चुना गया है। कैसे सर? जो ज्यादा पाया जाएगा उसको स्टैंडर्ड क्यों चुन लिया? ऐसा क्या रीजन है? अभी मैं आपको बार बार रीजन दे रहा था कि भाई जब जाते हो मार्केट में, तो आप जब सब्जी लेने जाते हो, तो सब्जी वाले के पास एक बाट होता है। बाट होता है, बाट मतलब जानते हो ना, वेट। वो लोहे का क्यों होता है? वो सोने का क्यों नहीं होता? वो चांदी का क्यों नहीं होता? वो हीरे मोती का क्यों नहीं होता? तो आप यही कहोगे कि सर वो गरीब आदमी वो कहाँ सोना खरीद पाएगा? क्यों नहीं सोना खरीद पाएगा? क्योंकि उसकी पैदावार कम है। वो पाया कम जाता है तो सोना महंगा है। तो जो चीज पाई कम जाती है उसके रेट ज्यादा जाते हैं। ये आपके लिए भी है। ये आपके लिए भी बेटा। ज्यादा अवेलेबल मत रहो। अगर आप अवेलेबल कम रहोगे लोगों के लिए तो आपकी वैल्यू होगी। अगर आप अवेलेबल रहोगे हर समय, हर हर जगह, बिना बात के, बिना किसी के कहे हुए, अरे भाई जरूरत होगी, किसी को मदद चाहिए होगी, तो तुम अगर उस लायक हो तो लोग तुमको बुलाएंगे। तो उस लायक नहीं हो तो भीड़ में क्यों खड़े हो जाके? भीड़ में क्यों खड़े हो जाके? तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि जिसकी अबंडेंस ज्यादा होगी, जिसका पाया जाना ज्यादा होगा, उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती। वो सस्ता मिलता है, वो सस्ता बिकता है समाज में। तो ये भी समाज में क्या करता है? सस्ता बिकता है। और सस्ता बिकता है, हर जगह अवेलेबल है, हर लैब में अवेलेबल है। यहाँ लखनऊ की भी कोई लैब में हो तो उसमें भी अवेलेबल है, अमेरिका की कोई लैब हो उसमें भी अवेलेबल है। तो ऐसी चीज को स्टैंडर्ड क्यों ना लिया जाए कि जिसकी अबंडेंस हर जगह है, जिसकी अबंडेंस हर जगह है। तो ये दो बड़े रीजन हैं आपके इस कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड वैल्यू मानने के लिए, और इनको ना मानने के लिए। क्योंकि इनके जो रिजल्ट आते थे, इनके जो रिजल्ट आते थे वो बड़े ही वो कभी उसमें कभी डेसिमल आ जाए, कभी उसमें फ्रैक्शन आ जाए, तो ये सारी चीजें उसमें रहती हैं प्रॉब्लम इन दोनों में, जिसकी वजह से हमने नहीं लिया। और दूसरी बात ये कि कार्बन आइसोटोप, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और कार्बन आइसोटोप आपको आपको पता ही है कि गैस फॉर्म में तो क्या एग्जिस्ट करेगा, आपको सॉलिड फॉर्म में भी वो चीजें मिल सकती हैं। तो ठीक है, रखिएगा। अच्छा, गैस को स्टैंडर्ड लेना और भी कठिन है, क्योंकि उसको अगर स्टैंडर्ड मान लोगे तो कैसे नापोगे, कैसे उसको कंटेन करोगे? उसको कंटेन करने में तुम्हारा सारा खर्चा चला जाएगा। तो हमको तो सस्ती मद्दी चीज जो आसानी से अवेलेबल हो जाए, और उसके तो आंसर भी बढ़िया बढ़िया हमको होल नंबर मिल गए, तो क्यों ना हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपना स्टैंडर्ड मान लें। तो उसको स्टैंडर्ड माना गया। तो आपको रिलेटिव एटॉमिक मास समझ में आया, उसका फॉर्मूला समझ में आया, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है वो समझ में आई, क्यों ली गई ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं, कुछ रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल के आपको दिखाते हैं। कुछ रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल के आपको दिखाते हैं, और आपको कुछ हम डेफिनेशन भी बताते हैं, इसको नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको मैं एक बात बताता हूँ कि 1.66 माइनस 27 ग्राम, सॉरी केजी, जो आपने वैल्यू निकाली केजी में निकाला, क्योंकि सारी वैल्यू आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल के केजी में निकाली है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। यस, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, और इसी को बोलते हैं 1 AMU। इसी को बोलते हैं 1 AMU, या फिर इसी को बोलते हैं 1 U। ये U क्या होता है सर? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास। क्या होता है? यूनिफाइड मास। और AMU का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। तो AMU एक यूनिट है जिसमें हम लोग एटॉमिक मास को नापते हैं, और उसी का दूसरा नाम है, उसी का दूसरा नाम यहाँ पे और लगा लीजिएगा, उसी का दूसरा नाम है 1U। उसी का दूसरा नाम है 1U। तो हम ये भी कह सकते हैं सर, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो एक्चुअल मास है, और अपॉन में उसके क्या है? 1 AMU है। 1 AMU है। अगर हमसे कोई कहता है कि हीलियम का मास 4 है, हीलियम का मास 4 है, तो हम यही कहेंगे कि हीलियम इज 4 टाइम्स हैवियर देन 4 टाइम्स हैवियर देन स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू, और स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है आपकी? 1 AMU।
क्या है 1 AMU, या फिर 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अगर मुझसे कोई कह रहा है कि भैया ऑक्सीजन का मास तुम्हारा 8 है, क्या है 8 है, तो मैं कहूंगा कि ऑक्सीजन, हीलियम एटम यहां पे लिख लेना, ऑक्सीजन एटम is 8 times heavier than स्टैंडर्ड वैल्यू। आपको यहाँ पे कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है बेटा। यहाँ पे कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ। रिलेटिव एटॉमिक मास एक दूसरे से कौन सी कितनी चीज भारी है यही बताता है। अगर आपका हीलियम का मास कोई 4 बोल रहा है, मतलब आपका रिलेटिव एटॉमिक मास हीलियम का जो 4 टाइम्स है, इसका कहने मतलब ये कि हीलियम आपकी 4 गुना भारी है उस स्टैंडर्ड वैल्यू के, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है आपकी 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का मास, और उसकी वैल्यू हमने पूरी सॉल्व करके निकाली हुई। कोई अगर कह रहा है कि ऑक्सीजन का मास 8 है, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का एटम जो है वो 8 गुना भारी है इस स्टैंडर्ड वैल्यू के। अगर हीलियम का मास कोई 4 बोल रहा हो, कह रहा है कि ये से हैवियर है, ये है वो है, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर देखिएगा, एक्चुअल मास भी आपका किसमें होगा सर? ग्राम में ही होगा, और जो एएमयू की जो वैल्यू निकली थी वो भी तो सर ग्राम में और केजी में तो है, ग्राम में और केजी में दोनों में निकाल दिखाई ना, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा ना सर। तो आपकी जो आरएएम की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? एक रेशियो होगी, वो यूनिट नहीं दिखाएगी। तो रिलेटिव एटॉमिक मास यहां तक खत्म होता है, और रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो कह देना कि आपका जो एटम है वो अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना गुना भारी है, यही उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। आपका जो एटम है वो अपने स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन की गई है, उससे कितना गुना भारी है, ये उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो कि यूनिटलेस होता है। इसके आगे आपको थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी आपको समझा देता हूँ। इसमें अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं ग्राम एटॉमिक मास, और वो आपकी काफी सारे कंफ्यूजन क्लियर करेगा। तो आइए ग्राम एटॉमिक मास को भी हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं। ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है सर? ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम का जितना मास होता है, 1 मोल एटम का जितना मास होता है उसी को हम लोग कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल एटम का, सही 1 मोल क्या होता है? 1 मोल एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर Na, जिसको हम लोग दिखाते थे 6.022 10 की पावर 23। चलो एक सॉल्यूशन करते हैं, एक एग्जांपल लेके। हीलियम लेते हैं क्योंकि हीलियम सबसे आसान पड़ता है बेटा। हीलियम का मास अभी तुमने कितना देखा? एक्चुअल मास। और ऐसे देखो ना, रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला था ना, एक्चुअल मास अपॉन में स्टैंडर्ड वैल्यू, वो क्या थी? 1 AMU। एक्चुअल मास हमको हीलियम का पता करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना था? 4 था, तो ये 1 AMU इधर जाएगा तो 4 AMU हो जाएगा। एक्चुअल मास ऑफ हीलियम एटम जो होगा वो आपका कितना निकल आया? 4 AMU। कितना निकल आया? 4 AMU। तो इसको हम लोग फिर से अच्छे से लिख देते हैं कि सर आपका 1 हीलियम एटम का जो मास है वो है आपका 4 AMU। और AMU तो जानते हो स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू, उसकी वैल्यू भी डिफाइन है, ठीक है। पूछ रहा है कि 1 मोल में कितना होगा, मतलब वो पूछ रहा है कि 1 मोल हीलियम एटम का मास कितना होगा, मतलब इस 4 AMU को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 मोल से। और 1 मोल क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। मतलब वो कहना चाह रहा है कि 4 AMU और मल्टीप्लाई कर दो इसको एवोगैड्रो नंबर से, जो कि आपका 6.022 10 की पावर 23 ग्राम होता है। 1 AMU की वैल्यू कुछ याद है? सॉरी 23 कोई वैल्यू नहीं होती इसका, ग्राम में कुछ नहीं होता।
1 एमयू की वैल्यू याद है, क्योंकि ग्राम में हमको निकालना तो ग्राम में तो लाना पड़ेगा। 1 एमयू कितना अभी निकाला था, 1.66 10 की पावर -24 ग्राम इंटू 6.022 10 की पावर 23 10 की पावर 23। तो आपको मैं बताऊं, ये 4 आता है, 1.66 और 6.022 को इंटू करते हैं तो 9.99 कुछ करके आता है। इन दोनों पावर्स को सॉल्व करते हैं तो 10 की पावर -1 आता है, 10 की पावर -1 आता है। क्या मैं इस 10 की पावर -1 को इस 9.99 में एडजस्ट कर सकता हूं? और ये वैल्यू आपकी ग्राम में आ गई है, क्योंकि यहाँ पे ग्राम ये देखो लगा हुआ है। क्या इस 9.99 को मैं 4 इंटू 0.99 लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं। ये डेसिबल अगर मैं यहां से यहां शिफ्ट करूंगा तो क्या आपका ये -1 गायब नहीं हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल शिफ्ट करते थे तो पावर इंक्रीज करती थी। -1 से एक पावर इंक्रीज कर देंगे, मतलब +1 एक ऐड करना है, +1 और -1 कितना हो जाएगा सर? 0। अरे भाई, इंक्रीज करने का मतलब निगेटिव में होता है वैल्यू को और 0 के पास लाना। अगर मैं -2 कर दूंगा तो उसको छोटा वैल्यू बोल देंगे। क्या वैल्यू बोल देंगे? छोटा वैल्यू। तो अगर आपको डेसिमल यहां से यहां शिफ्ट करना है, मतलब एक प्लेस आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, तो आपको पावर क्या करनी पड़ेगी? पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी। और इंक्रीज करने का मतलब होता है 10 की पावर -1 से उसको कन्वर्ट कर देना 10 की पावर 0 में। और 10 की पावर 0 क्या होता है? 1। 1 पढ़ा चुके ना, अपने नोट्स में देखिएगा, 1 होता है। क्या होता है? 1। तो मतलब सर इतने सारे सॉल्यूशन करके ला रहे हो, तो बताओ इसके आगे क्या है? देखिए देखिए इधर आइए। थोड़ी बहुत बेटा खांसी कंट्रोल है, लेकिन पूरी अभी गई नहीं है ना। ठीक कर रहा हूँ, कुछ दिनों में हो जाएगा, काफी कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये एलर्जी की प्रॉब्लम, एक बार जब जुकाम वुकाम हो जाता है तो मेरा खांसी जल्दी नहीं जाती, दिक्कत है। और चली जाती है, 1.5-2 महीने लग जाते हैं खांसी जाने में मेरे को तो। लेकिन हाँ, आपके 1 घंटे के लेक्चर के लिए मैं इतना भी बुरा नहीं है कि आप सुन ना सको, थोड़ा बहुत तकलीफ होती होगी, लेकिन फिर भी आप कोप अप कर सकते हो। 4 इंटू 0.99, और तो कुछ बचा नहीं था, ग्राम बचा था केवल। क्या इस 0.99 को मैं 1 नहीं लिख सकता? ये तो 0.99 99 पैसा, 99 पैसा एग्जाम्पल। तो क्या इसको मैं 1 नहीं लिख सकता राउंड ऑफ करके? क्या करके? राउंड ऑफ करके। यस सर, लिख सकता हूं। अगर लिख सकता हूं तो 4 इंटू 1 ग्राम, ये क्या आ जाएगा सर? 4 ग्राम। अरे सर, ये क्या हुआ सर? आपने तो 4 ही से शुरू किया था, 4 पे खत्म कर दिया। ये सब बीच में क्या घपला किया सर? दोबारा देखिएगा, बीच में जो भी चीजें मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं उनका कोई वैल्यू एक्स्ट्रा नहीं बच रही। जो बच रही थी वो 0.99 बच रहा था, वो 0.99 को मैंने क्या बोल दिया? 1। क्या बोल दिया? 1। और 1 तो किसी से भी इंटू हो जाए तो वही वैल्यू निकाल देता है। मतलब मैं अगर हीलियम की बात करूंगा तो हीलियम का कोई रिलेटिव एटॉमिक मास पूछेगा तो मैं कहूंगा 4, कोई यूनिट नहीं है। कोई मेरे को हीलियम में एएमयू में पूछेगा कि एएमयू में बताओ कितना मास, मैं कहूंगा 4 एएमयू। कोई मेरे से पूछेगा कि हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास बताओ, तो मैं कहूंगा 4 ग्राम। ये सारी वैल्यू सेम निकलती है बेटा, और कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि कब किसको क्या रखे। अच्छा, एएमयू को हम लोग यहाँ पे यू भी बोल सकते हैं, और यू तो मैं बता चुका हूं, इसको क्या बोला था? यूनिफाइड मास। क्या बोला था? यूनिफाइड मास। तो हीलियम का 4 ही वैल्यू रिलेटिव मास भी होता है, 4 वैल्यू एएमयू में भी होता है, और 4 वैल्यू ग्राम में भी होता है। यस, करके दिखाया। ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा रिवाइंड करके थोड़ा सा एक बार लूप में जरा देखिएगा कि मैंने किया क्या है। मैंने किया क्या है, मतलब कि सर अगर ऑक्सीजन का मास कोई 8 बोलेगा तो रिलेटिव एटॉमिक मास इसका 8 होगा। यस सर। इसका एएमयू में कोई मास पूछेगा तो मैं इसका एएमयू में मास इसको बोलूंगा। एएमयू में अगर कोई मास पूछेगा तो एएमयू में मास में इसका बोलूंगा 8 एएमयू। यस सर। अगर कोई इसका ग्राम एटॉमिक मास पूछेगा, ग्राम में बताओ 1 मोल एटम का मास बताओ, तो क्या वो 8 ग्राम आएगा? यस सर। क्या वो 8 ग्राम आएगा? यस सर। अच्छा, एक चीज मैंने गलती कर दी है बेटा, एक चीज मैंने गलती कर दी है कि आपका जो मास है ना ऑक्सीजन का, वो 16 होता है। मैंने 8 लिया हुआ था, 16 होता है बेटा, माफ करिएगा, 16 होता है ना। तो इसको ठीक कर लीजिएगा, हो जाता है कभी कभी। अब वीडियो में मैं दोबारा एडिट कैसे मैं कर दूंगा थोड़ा सा,
है ना। मैं नीचे करेक्शन लिख दूंगा अपना पहला, कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है, कि 16 ग्राम होता है। मैंने गलती से बेटा मैंने 8 एटॉमिक नंबर सोच के लिख दिया था, माफ कर दीजिएगा बेटा, ठीक है। तो एक 16 मास होता है, एएमयू 16 और ग्राम 16, यस यस 16 होता है, 16 होता है, ठीक है। तो आप इसको प्लीज नोट डाउन करिएगा, प्लीज नोट डाउन करिएगा। और आगे बढ़ते हैं, मैं वीडियो में थोड़ा बहुत एडिट कर दूंगा, आपको मैं वहां पे बता दूंगा कि मैं गलती वहां पे बोल दिया हूँ, ठीक है। सर तो मॉलिक्यूल का क्या होता है? तो मॉलिक्यूल का क्या होता है? आप तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी हमको बताने जा रहे थे। ये सर बताते हैं। कुछ नहीं होता है सर, बड़ा आसान है, बड़ा आसान। वाटर का मास कितना होगा? हाइड्रोजन का 1 होता है मास, तो 2 होंगे तो 2, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कितना हो जाएगा? 18। इस 18 को मैं 18 भी लिख सकता हूँ, 18 एएमयू भी लिख सकता हूँ, और 18 ग्राम भी लिख सकता हूँ। ये 18 ग्राम क्या होगा? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 18 यहाँ पे क्या होगा? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। वही चीज है सर, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? अब ये कहेंगे भैया ये मॉलिक्यूल जो है ना 18 टाइम भारी है किससे? स्टैंडर्ड वैल्यू वही रहेगी, स्टैंडर्ड वैल्यू उसके लिए भी वही रहेगी। कोई पूछेगा ग्राम एटॉमिक मास में सर ये 18 ग्राम का मतलब क्या है, तो कहूंगा कि 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। क्या है? 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है। कोई पूछ देगा CO2 का, CO2 का तो इसका कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, तो कहूंगा 44, कहूंगा 44। 44 को मैं 44 भी केवल लिख सकता हूँ, 44 एएमयू भी लिख सकता हूँ, और इसको 44 ग्राम भी लिख सकता हूँ। तो 44 जो वैल्यू होगी वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाएगी, 44 ग्राम जो होगा वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। इसको नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास समझा दिया है। कैसे किया है दोबारा एक बार देखिएगा इन दोनों लेक्चर्स को, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 5 को। इसके आगे आज हम आपको बताते हैं एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है, और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। फिर अगली बार जब हम टॉपिक लाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, अच्छे अच्छे डीपीपी देंगे, जे मेंस जे एडवांस के क्वेश्चन आएंगे मोल कॉन्सेप्ट के, बड़ी मजा आने वाली है बेटा, है ना। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं और एवरेज एटॉमिक मास के बारे में जानते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको पहले। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आपको पढ़ाते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या पढ़ाते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। देखिएगा किसके लिए डिफाइन किया जाता है, एवरेज एटॉमिक मास। सर एवरेज एटॉमिक मास नाम सुन के लग रहा होगा कि इन्हीं दो चीजों का एवरेज लिया गया होगा। तो दो चीजों का एवरेज लेने की जरूरत कब पड़ी होगी? जब आपका एक एटम अपने एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे। एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे मतलब वो आइसोटोप दिखाए। क्या वो दिखाए? आइसोटोप दिखाए। तो उनका हम लोग एवरेज एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं और दुनिया को बता सकते हैं। जैसे क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और मास नंबर होता है 35। और कई बार क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है 17 ही रहता है और मास नंबर जो होता है 37 हो जाता है। अबंडेंस की बात की जाए नेचर में, अबंडेंस की बात की जाए नेचर में, तो इसका लगभग 75% हिस्सा होता है नेचर में, और इसका लगभग 25% होता है, 25% होता है। अगर आप इन दोनों चीजों का एवरेज ले लो, क्या ले लो? इन दोनों चीजों का एवरेज ले लो, तो आपका एवरेज एटॉमिक मास निकल आएगा, वो भी क्लोरीन का, वो भी क्लोरीन का। कैसे लेंगे सर? कैसे लेंगे? देखिए क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए। ये सबके लिए लगेगा जिसके भी आइसोटोप होते हैं। एवरेज एटॉमिक मास जैसे क्लोरीन का हम निकाल रहे हैं, तो 75% अबंडेंस किसकी थी? 35, जिसका मास 35 था, जिसका मास 35 था,
तो 75 इंटू 35 प्लस कर देंगे सर 25% किस मास का था, इस मास का था। 37 वाला जो है वो 25% ही है और 35 वाला जो है वो 75% है, और इनका एवरेज लेंगे हम 100 से। किससे लेंगे? 100 से, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज। और जब इसको सॉल्व किया जाता है तो आंसर आता है आपका 35.5। 35.5। इसको कई लोग एएमयू में भी लिख देते हैं, कई लोग इसको ग्राम में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही यूनिट यहाँ पे सही चल जाएंगी। क्लोरीन का मास कोई पूछ दे तो 35.5 ग्राम भी बोल सकते हैं, 35.5 एएमयू भी बोल सकते हैं, लेकिन ये ग्राम एटॉमिक मास और क्या रिलेटिव एटॉमिक मास है? नहीं, ये क्या है? ये है आपका एवरेज एटॉमिक मास। ये क्या है आपका? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, तो इसको नोट करिएगा। और एक और छोटा सा टॉपिक बचा है फॉर्मूला मास, उसको भी दिखा देते हैं। फॉर्मूला मास फॉर्मूला मास फॉर्मूला मास आपका बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होगा जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट आपका मेंस में नहीं है, नीट में नहीं है, एडवांस में है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा जरूर। पता है उसके व्यूज आएंगे नहीं, क्योंकि सॉलिड स्टेट कोई पढ़ता नहीं है। एनआईटी जाने के लिए तो दुनिया तैयार है, आईआईटी कौन जाएगा सर? और आईआईटी जाने वाले सर गिने चुने ही लोग हैं, गिने चुने ही लोग हैं। कहा ना, भीड़ बहुत है, भीड़ से डरोगे तो हो गया काम। शेर जो होता है उसके जंगल में हिरण भैंसे पूरे झुंड में घूमते हैं, लेकिन उनसे डरता नहीं एक शेरनी। एक नया बच्चा जो पैदा होता है शेर का, वो 1-1.5 साल के बाद वो पूरे पूरे शेर के झुंड के सामने खड़ा होता है शिकार करने के लिए। पूरा भैंसों का झुंड खड़ा होता है उसके सामने, वो शेर का बच्चा खड़ा होता है, और वो जो भैंसों का झुंड होता है वो आगे बढ़ने से डर रहा होता है। हमको भी पता है, आपको भी पता है कि वो छोटा सा बच्चा शिकार नहीं कर पाएगा, बस वो पत्थर पे यूं करके खड़ा रहता है और उनके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही होती। माँ बाप कोई साथ में नहीं, अकेले वो खड़ा है। और वही बच्चा धीरे धीरे थोड़ा सा मैच्योर होता है तो बड़े बड़े भैंसों को गिरा देता है, अपने से 4 गुना बड़े, है ना। तो भीड़ से डरने वालों को तो गीदड़ कहते हैं, है ना। तो आप तो शेर हो बच्चा, शेरनी हो। तो आप तो आओ और दिखा दो कि आपके अलावा कोई नहीं है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो फॉर्मूला मास क्या होता है बेटा? फॉर्मूला मास होता है आपका सॉलिड क्रिस्टल्स का मास। सॉलिड क्रिस्टल्स का मास, या फिर जो चीज अपने सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करे। जैसे NaCl का मैं ले लूं, आपको मैं NaCl के पूरे वो बताऊंगा, अरेंजमेंट बताऊंगा। अरेंजमेंट कैसा होता है सर? इसका अरेंजमेंट आपका एटॉमिक सिस्टम में बताऊंगा, और आपको उसमें भी बताऊंगा, किसमें सॉलिड स्टेट में बताऊंगा। होता ये है कि मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं इसकी इमेज लगा दूंगा। ठीक है, मैं इसकी इमेज लगा दूंगा बेटा, है ना। NaCl के स्ट्रक्चर की मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा, अभी उसको आपको मैं दिखाऊंगा, इमेज लगेगी यहाँ पे। तो उसमें आप देखोगे 3D फॉर्मेशन में एक क्लोरीन जो है वो एक सोडियम जो है वो 6 क्लोरीन से घिरा हुआ है, और एक क्लोरीन जो है वो 6 सोडियम से घिरा हुआ है। और ये जो पूरा अटेंशन है, ये जो पूरा अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं NaCl का क्रिस्टल। NaCl का क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। लैटिस क्या होता है आगे चैप्टर में आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा, उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, तो NaCl का मास क्या होगा सर? सोडियम का मास कितना होता है? सर सोडियम का मास तो याद ही नहीं आ रहा है सर। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास होता है 23। मतलब कि सोडियम 23 मास वाला और 11 एटॉमिक नंबर वाला। क्लोरीन ज्यादातर कौन सा होता है? क्लोरीन तो भैया 17 और ये 35.5 वाला होता है। तो अगर सर ये 23 और 35.5 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 58.5। इसको लोग AMU भी बोलते हैं, इसको लोग ग्राम भी बोलते हैं, लेकिन ये क्या रिलेटिव एटॉमिक मास है? क्या ये ग्राम एटॉमिक मास है? नहीं, ये है आपका फॉर्मूला मास। क्या है? फॉर्मूला मास। और फॉर्मूला मास हमेशा, अच्छा और भी एक पहचान है इसकी, फॉर्मूला मास हमेशा आपके आयनिक चीजों के लिए डिफाइन होता है। किन चीजों के लिए डिफाइन होता है? आयनिक चीजों के लिए। आपको मैं पढ़ाऊंगा केमिकल मॉडलिंग में, 2 तरीके की चीजें होती हैं बेटा। आयनिक कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड और
कोवेलेंट कंपाउंड आप लोग जानते भी हो, थोड़ा बहुत सीख भी रखा होगा। आयनिक कंपाउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होके बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होके किन्हीं दो एटम्स के बीच का बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे ये है Na+ और Cl-। Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है किसको, क्लोरीन को। इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला मास डिफाइन होता है और किसी के लिए फॉर्मूला मास डिफाइन नहीं होता है। तो धीरे धीरे इसमें और डीप में जाएंगे। और आज पूरा मास वाला सिस्टम हमको पूरा पढ़ा दिया है, इसके अलावा मास वाला कोई सिस्टम नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन वापस लाएंगे और काफी चीजें क्लियर होगी। कहीं कहीं पे हम एएमयू में पूछा जाएगा तो एएमयू भी निकाल लेंगे, कि कहीं कोई ग्राम में पूछेगा तो ग्राम में भी निकाल लेंगे, कहीं कोई रिलेटिव मास में पूछेगा तो रिलेटिव मास में भी हम निकाल लेंगे, कोई एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पूछेगा तो वो भी बता देंगे, कोई फॉर्मूला एटॉमिक मास के बारे में, फॉर्मूला मास के बारे में पूछेगा तो वो भी बता देंगे, कोई रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बारे में पूछेगा तो वो भी बता देंगे, कोई ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में पूछेगा तो वो भी बता देंगे। आज जो थोड़ा बहुत करेक्शन करना है इस वीडियो में, मैं तुरंत ही वीडियो में एडिट करके डाल दूंगा। NaCl का स्ट्रक्चर आपको दिखा दूंगा। धन्यवाद, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आपको मोटिवेट करने की कोई जरूरत है नहीं, आप खुद ही मोटिवेटेड हो। आज संडे है, ये वीडियो शाम तक आ जाएगी और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा बेटा, सपोर्ट करिएगा। मुझको पता है, ये मैं चाहूँ तो मैं किसी प्राइवेट एक जूम मीटिंग करवा के भी वहाँ पे लेक्चर्स बना सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के यूट्यूब पे बना रहा हूँ। पता है, अच्छा कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूँ कि वीडियोस में व्यूज जितने आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। नहीं तो कई बड़े-बड़े टीचर्स हैं, यूट्यूब चैनल हैं, वीडियो डालते हैं और 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बीत जाते हैं, 1 या 2 व्यूज़ रहते हैं, 3, 4, 10, 5। और मेरा जो वीडियो है वो आता है और शुरुआती 1-2 घंटे में वो 20, 25, 30 तक पहुँचने लगता है। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा। और व्यूज़ तो बड़ी वीडियोज़ में लाना तो बड़ा मुश्किल है। मैं व्यूज़ के लिए यहाँ पे पढ़ा भी ना, मैं सच में ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो कुछ बच्चे मेरे से जुड़े हैं, कुछ बच्चे मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, कुछ तो मेरे से कहीं यूपी के बाहर से जुड़े हैं, कहीं यूपी के अंदर से जुड़े हैं, कुछ तो मेरे लखनऊ, अच्छा मैं बता देता हूँ, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ बेटा। लखनऊ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम है जनार्दन दीक्षित। और जल्दी एक मैं वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि मैं क्या हूँ, मैं क्या किया हूँ आज तक जो आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे खड़ा होके हूँ। तो वो वीडियो भी आएगा, हू आई एम। तो हू आई एम में मैं अपनी वीडियो आपके सामने लाऊँगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अच्छा सा एडिट करेंगे उसमें, आपको बताएँगे अपने बारे में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे कौन खड़े होके पढ़ा रहा है। क्या उसकी कोई वैल्यू है भी? क्या उसने अपनी ज़िंदगी में कभी खुद मेहनत की थी? बिल्कुल किया था। आपको सब सिखाऊँगा, बताऊँगा और आपको एक बार फिर से अपने ऊपर भरोसा जतवाऊँगा। ठीक है? तो माफ़ करिएगा भैया आज। अरे भाई तुम लोग सामने बैठे रहते हो तो पता चल जाता है एटॉमिक मास 16 होता है। ऐसा नहीं है, तुमको क्या लगता है हमको एटॉमिक मास नहीं पता था? पता था, ठीक है, हो जाता है कभी-कभी। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए, सीखिए और वीडियोज़ देखते रहिए, लेक्चर्स सुनते रहिए, टीपीपी करते रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप को जोड़े रखिए। वहाँ पे जो लोग इनएक्टिव हैं, वो धीरे-धीरे एलिमिनेट होंगे। जो डीपीपी नहीं करके दिखाएगा, उसका कोई हक नहीं है कि वो ग्रुप में मैसेज करे। और अगर किसी ने ग्रुप में मैसेज कर दिया बिना डीपीपी किए तो उसको मैं रिमूव करूँगा। शांति से बैठे रहो, कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आप ग्रुप में हो, मैंने आपको ऐड किया है, आपने मेरे से कहा था तो मैंने आपको ऐड किया है, ठीक है? आपने भी हामी भरी तो मैंने ऐड किया। आप ही ने कहा और आपने ही कहा था कि मैं ये पढ़ूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अगर आपको नहीं करना है तो आप एलिमिनेट होंगे। और आप एलिमिनेट कब होंगे? ऐसे एलिमिनेट नहीं करूँगा, लेकिन कभी भी आप मैसेज करने की कोशिश करोगे बिना डीपीपी लगाए, ग्रुप के अंदर हँसी-मज़ाक करने की कोशिश करोगे, एलिमिनेट। मैं भैया कोचिंग तो है नहीं ये, कोचिंग तो है नहीं, यहाँ पे तो हम पैसे तो तुमसे ले नहीं रहे। पैसे ले नहीं रहे हैं तो हम क्यों चाहेंगे कि भाई हमको तो अच्छे बच्चे चाहिए यार। हमारा ग्रुप केवल 2 लोगों का बने, लेकिन उसमें 2 बच्चे पढ़ने वाले हों जो टीपीपी करके दिखाएँ। और मैंने कहा था पढ़ने वाला बच्चा यहाँ, वहाँ, यहाँ हर जगह से पढ़ना चाहता है। उसके लिए ये नहीं कि मैं केवल यहीं से पढ़ूँगा या फिर मैं केवल वहीं से पढ़ूँगा। पढ़ने वाला बच्चा कहीं से भी जाके पढ़ेगा, उसको मज़ा आती है, उसको मज़ा आती है। वो थ्री इडियट वाली फ़िल्म देखी है ना? वो जो रेंचो था वो किसी भी क्लास में जाके बैठ जाता है। मन लगता था यार, सीखने में मन लगता था। सीखने में अगर आपका मन नहीं लगता है तो पढ़ाई छोड़ दो यार, ये ज़बरदस्ती का काम ना करो। ये बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। तो आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं बेटा। धन्यवाद, आप आते रहिएगा, रोज़ आते रहिएगा, बस आते रहिएगा। और वीडियोज़ के लिंक यहाँ पे पड़े हैं, आप इनको प्लेलिस्ट मैंने बना दी है अब तो, आप प्लेलिस्ट देखिए और लाइन से सारी चीज़ें पढ़िए, नोट्स बनाइए, कुछ ना आ रही हो तो व्हाट्सएप पूछिए और इन लिंक को
क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद।